पढ़ेंगे सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा क्या होता है? सेंट्रल डॉगमा वो प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत डीएनए टू डीएनए, मतलब कि डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है और डीएनए से आरएनए का एंड आरएनए से प्रोटीन का। आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, जो डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलेंगे अपन रेप्लिकेशन। और जो डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन। और जो आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, इसे अपन बोलेंगे ट्रांसलेशन। अब रेप्लिकेशन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं पृथक्करण, और ट्रांसक्रिप्शन को बोलते हैं अनुलेखन, और आरएनए से जो प्रोटीन का निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं हम अनुवादन। और जो ये सारी प्रोसेस थी, इस पूरी प्रोसेस को अपन सेंट्रल डॉगमा के नाम से जानते हैं। इस पूरी प्रोसेस को अपन सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। ठीक है, अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे रेप्लिकेशन के बारे में। रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन जो मातृ कोशिका होती है, जो कि जनक कोशिका होती है, उससे जो जनन के दौरान पुत्री कोशिका का निर्माण होगा। जो मातृ कोशिका में प्रेजेंट जो डीएनए होता है, उसकी पूर्ववत प्रेजेंट रज्जुकों के द्वारा नए डीएनए का जो निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को अपन रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब इस प्रक्रिया में होता क्या है? ये प्रक्रिया किसके अंतर्गत होती है? ये प्रक्रिया केंद्रक के अंतर्गत होती है, जो कि अपन की कोशिका प्रेजेंट होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके अंदर अंतर्गत ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस कौन सी फेज में होती है? कोशिका जब जनन दर्शाती है तो दो प्रकार की फेजेस दर्शाती है। कौन कौन सी? तो इंटरजेनेसिस, एक सेल डिवीजन। तो इंटरजेनेसिस होता है, उसमें कौन कौन सी फेज होती है? एक तो G1 फेज, एक एस फेज, एक G2 फेज। और जो एस फेज होती है उसके अंतर्गत डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, अर्थात डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए की जो प्रतिकृति होती है वो एस फेज के अंतर्गत होती है। और एस फेज में ना डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, और डीएनए की जो मात्रा है वो दुगनी होती है, पर जो गुणसूत्रों की मात्रा होती है वो वही रहती है। अब इसको अपन सबसे पहले रेप्लिकेशन को पढ़ लेते हैं। पूर्ववत डीएनए रज्जुकों द्वारा नए डीएनए के निर्माण की प्रक्रिया को पृथक्करण या रेप्लिकेशन बोलते हैं। जो ये प्रोसेस होती है वह केंद्रक के अंतर्गत होती है। यह प्रक्रिया कोशिका की एस फेज में होती है। जो पूर्ववत डीएनए रज्जुकों के द्वारा नए डीएनए के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, मतलब कि जो जनक कोशिकाओं में पहले से जो डीएनए प्रेजेंट होता है, उसके द्वारा जो पुत्री कोशिका में जो डीएनए आता है
उस डीएनए के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है मेनली रेप्लिकेशन कहलाती है, जिसको हिंदी में अपन प्रतिकृतिकरण बोलते हैं। और यह किसके अंतर्गत होती है? यह प्रक्रिया केंद्रक के अंतर्गत होती है। यह प्रक्रिया कोशिका के एस फेज में होती है, जब कोशिका जनन दर्शाती है, मतलब मात्र कोशिका से पुत्री कोशिका बनती है, मतलब जनक कोशिका से जब पुत्री कोशिका बनती है तो उसमें दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक तो इंटरजेनेसिस होता है, एक सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन तो बाद की प्रोसेस है, पहले इंटरजेनेसिस होता है। इंटरजेनेसिस के अंतर्गत एक G1 फेज होता है, एक एस फेज होता है, एक G2 फेज होता है। जो एस फेज होता है इसके अंतर्गत जो डीएनए होता है, डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है, लेकिन इसमें गुणसूत्रों की मात्रा होती है वो वही रहती है। और इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंतर्गत, उसकी भी मात्रा दोगुनी हो जाती है और इसको सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। डीएनए सिंथेसिस होता है इसमें। इस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है। जो वॉटसन और क्रिक जो वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। उन्होंने डीएनए के रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को अर्थसंरक्षी बताया था और इसका प्रायोगिक सत्यापन किया था। अब जो डीएनए की जो अर्थसंरक्षी विधि होती है, इसमें होता है क्या है? मेनली अर्थसंरक्षी विधि का मतलब कि एक जो कोशिका जनक कोशिका से मात्र कोशिका में जो डीएनए जाता है, एक लड़ी उसकी पैतृक से एक रज्जु पैतृक से संतति में संरक्षित होती है उसके डीएनए के आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। अर्थसंरक्षी का मतलब यही है। इसे वॉटसन और क्रिक ने जो डीएनए का रेप्लिकेशन की प्रक्रिया दी थी उसको अर्थसंरक्षी बताया था। और इसका जो सत्यापन था वो सत्यापन किसने किया था? मैथेसन और स्टोल नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अर्थसंरक्षी विधि का सत्यापन किया था और दर्शाया था कि ना जो डीएनए होता है वो अर्थसंरक्षी रूप में जाता है जनक कोशिका से पुत्री कोशिका में। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब कि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वो अर्ध संरक्षित प्रकृति की होती है। इसमें सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए स्तर पर अर्ध संरक्षित वृद्धि को का प्रायोगिक सत्यापन किया था? इसमें मैथेसन और स्टोल नाम के दो वैज्ञानिक थे। मैथेसन एंड स्टोल, जिन्होंने प्रायोगिक सत्यापन किसके ऊपर किया था? इकोलाई एक बैक्टीरिया था जिसके ऊपर की इन्होंने सत्यापन किया था, प्रयोग किया था इकोलाई। और जो कौन से सन में किया था इन्होंने? 1958 में किया था। इसमें इन्होंने इस प्रयोग को करने के लिए क्या क्या यूज में लिया? इस प्रयोग को करने के लिए इन्होंने नाइट्रोजन 15 का जो भारी समस्थानिक होता है, रेडियो एक्टिव होता है, वो समस्थानिक यूज किया। और इसमें CH डेंसिटी ग्रेडियंट इक्विलिब्रियम कॉन्फिगरेशन प्रयोग में लिया।
जो मैसेसन एवं स्टॉल जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने डीएनए मतलब कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है प्रतिकृतिकरण के लिए जो असंरक्षित नेचर होती है उसके लिए इकोलाई का प्रयोग किया। कौन से सन में किया? 1958 में। और कौन सा समस्थानिक यूज किया? एक तो नाइट्रोजन 15 यूज किया जो कि रेडियो एक्टिव होता है, और इसमें CH डेंसिटी ग्रेडियंट इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन प्रयोग में लिया। इसका आगे प्रयोग अपन पढ़ते हैं। अभी प्रकृति से मतलब क्या है? असंरक्षित प्रकृति से मतलब है कि जनन के दौरान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रेषित होने वाले आनुवंशिक पदार्थ की एक रज्जुक पैतृक से प्राप्त होती है, जबकि दूसरी नवनिर्मित होती है। अर्थात के आनुवंशिक पदार्थ के नाइट्रोजन क्षारकों का जो अनुक्रम होता है संतति में एक रज्जुक के रूप में संरक्षित रहता है। इसका मतलब क्या है? जो असंरक्षित प्रकृति का तात्पर्य क्या है? जनन कोशिका में जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब आनुवंशिक लक्षण जाते हैं तो उसमें जो एक रज्जुक होती है वो पैतृक से, दूसरी रज्जुक होती है वो स्वयं नवनिर्मित मतलब नई निर्मित होती है वो वाली रज्जुक। क्योंकि डीएनए में 2 लड़ी होती है, डीएनए का मॉडल यही होता है डबल हेलिकल। जो इसमें एक रज्जुक होगी, ये रज्जुक होगी, इसमें से कोई सी भी वो पैतृक से प्राप्त होगी, जबकि जो दूसरी रज्जुक होती है वह नवनिर्मित होती है। इसमें जो पैतृक के जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, जो जनक कोशिका में होते हैं, वो नाइट्रोजन क्षारक अनुकारक इस रज्जुक में जो नाइट्रोजन क्षारक मतलब कि एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये सब इसमें संरक्षित हो जाते हैं संतति कोशिका में। ठीक है, का प्रयोग पढ़ लेते हैं। उन्होंने क्या प्रयोग किया जिससे अपन को पता चला कि जो रेप्लिकेशन होता है वो असुरक्षित प्रकृति का होता है। इसमें उन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया को लिया था और उस इकोलाई बैक्टीरिया की जो स्ट्रेन होती है वो डीएनए की, उसमें नाइट्रोजन 14 के जो लड़ी होती है उनको लिया था। ये इकोलाई था। हैवी नाइट्रोजन युक्त माध्यम NH4Cl जिसमें जो नाइट्रोजन था वो नाइट्रोजन 15 था, वृद्धि कराया। जो इसकी नाइट्रोजन 14 ये इकोलाई की 2 स्ट्रैंड थी। इसको एक पीढ़ी तक जनन करा।
जनन कराया। इसको जनन कराने पर अपन दो स्ट्रैंड प्राप्त हुई। वो स्ट्रैंड कैसी थी? एक नाइट्रोजन 15 थी, एक नाइट्रोजन 14 थी, एक हैवी थी, एक 15 था जो कि रेडियो एक्टिव था, वो हैवी स्ट्रैंड थी इसकी, और एक नाइट्रोजन 14 था वो लाइटर स्ट्रैंड थी इसकी। अभी जनरेशन के लिए NH4Cl के माध्यम में डाला। फिर इसके बाद अपन को कौन सी स्ट्रैंड प्राप्त हुई? में 4 संततियां प्राप्त हुई। जो डीएनए की लड़ियां थी वो इस प्रकार से प्राप्त हुई: नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 14। अब इससे हमको क्या प्राप्त हुआ? इससे हमको एक स्ट्रैंड थी वो हैवी नाइट्रोजन की थी जो कि जनक से प्राप्त हुई थी, और एक तो जनक से प्राप्त हुई थी, एक नवनिर्मित थी, एक जनक से प्राप्त हुई। इसके बाद हमने CH-Cl डेंसिटी ग्रेडियंट इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन में इसको डाला। जब इन चारों स्ट्रेनों को डाला तो अपन को क्या प्राप्त हुआ? इसमें हमको एक तो स्ट्रेन प्राप्त हुई थी वो नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन 14। इसमें थी जो नाइट्रोजन 14 की थी दोनों, एक इसमें नाइट्रोजन 14 की, दूसरी भी नाइट्रोजन 14 की। इसमें नाइट्रोजन 15 की, इसमें नाइट्रोजन 14 की। अब इसको हम समझ रहे जो मैसेल्सन ने स्टोल में जो प्रयोग किया था अचानक की प्रकृति के लिए, उसमें था क्या? ये पैक्टस की इकोलाई की बैक्टीरिया थी जो मेन स्ट्रेन होती है डीएनए की, वो स्ट्रेन थी। इसमें नाइट्रोजन 14 था। जब इसको कई पीढ़ियों तक हैवी नाइट्रोजन युक्त माध्यम में तब इसको वृद्धि कराया, NH4Cl के माध्यम में वृद्धि कराया, तब इसकी जो इकोलाई की स्ट्रेन थी एक पीढ़ी तक जनन कराया। उसमें एक स्ट्रेन तो इसकी पैतृक से प्राप्त हुई थी, जो एक स्ट्रेन थी वो इसकी खुद नवनिर्मित थी, मतलब जो उसका खुद निर्माण हुआ था। और जो सेकंड जनरेशन के लिए इसका NH4Cl माध्यम में NH4 जो Cl था उसका जो समस्थानिक था वो नाइट्रोजन 14 था इस बार। तो इसको जब इस माध्यम में जनरेशन कराई गई तो इसमें एक स्ट्रैंड प्राप्त हुई थी नाइट्रोजन 15 की, एक स्ट्रैंड प्राप्त हुई थी नाइट्रोजन 14 की, और इसमें जो दो संततियां थी जो डीएनए की स्ट्रैंड प्राप्त हुई थी वो नाइट्रोजन 14 की थी, और जो एक संतति थी उसमें नाइट्रोजन 15 की, नाइट्रोजन 14 की दो स्ट्रैंड थी। इसमें CH-Cl डेंसिटी ग्रेडियंट इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन कराया तो इसमें अपन को ये सब प्राप्त हुआ। इसमें नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15 की जो स्ट्रेन थी, इससे अपन को पता चलता है जो एक स्ट्रेन थी वो पैतृक से प्राप्त होती है और जो एक स्ट्रेन थी उसकी खुद नवनिर्मित थी, इसलिए इसको रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन कहा गया। और जो ये सारा प्रोसेस होता है, जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, वह कोशिका चक्र के एस फेज में कंप्लीट होता है। जो ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वह कोशिका के एस चक्र में एस जो ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वह कोशिका के एस फेज में कंप्लीट होता है। अब इससे आगे प्रोसेस होती है, उसकी प्रोसेस में ये केंद्रक के अंदर कंप्लीट होती है। अब केंद्रक के अंतर्गत कैसे कंप्लीट होती है इसको अपन पढ़ेंगे। इसमें जो डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होती हैं, अपन के जो पूरा डीएनए होता है डबल हेलिकल मॉडल होता है उसका, तो इसकी जो स्ट्रैंड होती है ये 3' 5', तो दूसरी स्ट्रैंड होती है 5'3'।
क्योंकि जो ये दोनों स्ट्रैंड होती है एक दूसरे के संपूरक होती है, ये दोनों पैरेलल होती है एक दूसरे के। अब इसमें हेलिकेज एंजाइम आता है। हेलिकेज एंजाइम क्या काम करता है, जो डीएनए की साइट होती है ना, जहाँ से प्रतिकृति इसकी स्टार्ट होगी, मतलब जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, उन साइटों को पहचानता है। और उन साइटों को क्या बोलते हैं, ओरिसाइट। हेलिकेज एंजाइम के द्वारा पहचानी जाती हैं। और जो ये ओरिसाइट होती है, इसमें एडेनिन और थायमिन की प्रचुर मात्रा होती है, मतलब कि एडेनिन और थायमिन ग्वानिन और साइटोसिन के स्थान पर ज्यादा होता है। और जो हेलिकेज एंजाइम होता है, इसके बाद इसके अगला प्रोसेस क्या होता है, जो हेलिकेज एंजाइम है साइट होती है, उसको हेलिकेज एंजाइम के द्वारा पहचाना जाता है। और उसमें एडेनिन और थायमिन की जो प्रचुर मात्रा होती है, किसकी तुलना में, ग्वानिन और साइटोसिन की तुलना में। और इसका अगला प्रोसेस क्या होता है, ये तो स्टेप फर्स्ट होगी। स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड में क्या होता है, जो हेलिकेज एंजाइम होता है वो डीएनए की दोनों लड़ियों को, जो इनकी विड्थ होती है, उनको चौड़ा देता है। और इसके बाद जो इसकी आकृति होती है, वाई आकृति की शेप बन जाती है, मतलब बीच में एक लूप बन जाता है। उस लूप को अपन रेप्लिकेशन लूप बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क के नाम से जाना जाता है। रेप्लिकेशन फोर्क का निर्माण होता है। अब इसमें रेप्लिकेशन फोर्क का निर्माण होगा, इसमें ये रेप्लिकेशन फोर्क का निर्माण करता है। और इसमें यहाँ जगह जगह पे एक पॉइंट होते हैं। ये पॉइंट क्या होते हैं, एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है इसके ऊपर, डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर। उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं अपन, एसएससी प्रोटीन। एसएससी प्रोटीन बोलते हैं। और जो इसका फुल फॉर्म क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इसको सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं। और यह एकल रज्जुक डीएनए के भाग से जुड़कर दोनों रज्जुकों को पृथक करता है। ठीक है, होता है। स्टेप थर्ड में ये वाई शेप का लूप बन जाता है। ये 3', ये 5', ये 5', तो ये 3'। अब इसमें सबसे प्राइमरी एंजाइम होता है, प्राइमेज एंजाइम होता है। ये किसको लाता है, ये प्राइमर को लाता है। प्राइमर क्या होता है, 1 to 10 बेस पेयर लंबी आरएनए की श्रृंखला होती है। जो प्राइमर होता है 1 to 10 बेस पेयर की ये श्रृंखला होती है। डीएनए डिपेंडेंट
डीएनए पॉलीमरेज, थर्ड एंजाइम को लाता है, 3-5। तो इधर डीएनए की स्ट्रैंड का निर्माण होगा 5-3। अब यहाँ से यूं यूं स्ट्रैंड का निर्माण होता जाएगा। ये जो स्ट्रैंड होंगे ऐसे निर्माण होगा। इसके बीच में जो खंड बचे हुए होते हैं, जिनके बीच में स्पेस होता है, उनको क्या, वो अपन जो स्पेस होता है ये असतत टुकड़ों के रूप में निर्माण होता है। जिसको ओकाजाकी खंड बोलते हैं। ठीक है। दिशा में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर नवनिर्मित प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में जो डीएनए होता है, डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल होता है, उसमें 2 स्ट्रैंड होती है। सब बोलते हैं जो ओरिसाइट होता है, इसको कौन पहचानता है? सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम आता है, जो डीएनए की स्ट्रैंड में से जहाँ से प्रतिकृति उद्भव बिंदु है, जहाँ से प्रतिकृति स्टार्ट होगी, उस बिंदु को पहचाना जाता है। फिर हेलिकेज एंजाइम होता है, जो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड होती है, इन स्ट्रैंड को तोड़ा देता है और वाई आकृति की शेप में ला देता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फोर्क। जो ये आकृति है, इसको अपन रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। और इस जो आकृति के ऊपर डीएनए की जो स्ट्रैंड होती है, इससे कुछ पॉइंट नुमा आकृति प्रेजेंट होती है, जिसको एसेसिव प्रोटीन बोलते हैं, मतलब प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इससे यह एकल रज्जुक डीएनए के भाग से जुड़कर दोनों रज्जुकों को पृथक करती है। यह किसी भी एक रज्जुक का जो डीएनए होता है, एक जो डीएनए होगा उसकी एक रज्जुक से जुड़कर जो इनके बीच ये जुड़ते हैं, इनके पृथक करता है, इन दोनों रज्जुकों को पृथक करता है। फिर इसके बाद स्टेप थर्ड में क्या होगा? स्टेप थर्ड में ये वाई आकृति की संरचना बनेगी अपन की। ये वाला जो रेप्लिकेशन फोर्क लिया, ये रेप्लिकेशन फोर्क है अपन का। इसमें सबसे पहले प्राइमेज एंजाइम आएगा, जो कि प्राइमर को लाएगा। वो क्या होता है? प्राइमर होता है 1 to 10 बेस पेयर की जो लंबी श्रृंखला होती है, वो होता है प्राइमर। और प्राइमर होता है जो अपन का यहाँ से स्टार्ट होगा। प्राइमर होता है करवाता है 3' पॉइंट से। 3' पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। जो रेप्लिकेशन के बाद नई डीएनए की जो रज्जुक बनेगी, वो क्या बनेगी? वो 5' से बनेगी, क्योंकि डीएनए संपूरक होता है। और इसमें प्राइमेज डीएनए होता है, वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को लाता है, जिसकी सहायता से ये प्राइमर है जो आगे चलता है और धीरे धीरे डीएनए की श्रृंखला का निर्माण होता है। और इसमें जो यह डीएनए जो 5' दिशा में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाता है और डीएनए की श्रृंखला का दीर्घीकरण होता है। अब ऐसे ऐसे डीएनए की निर्माण होता जाएगा। अब यहाँ से निर्माण होगा तो जो निर्माण होता है वो डीएनए के खंडों के रूप में होता है। मतलब जो ये स्पेस रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? यह जो असतत टुकड़ों के रूप में जो इनका निर्माण होता है, इनको ओकाजाकी खंड बोलते हैं। इससे आगे अपन अभी स्टेप पढ़ेंगे। चित्र है वो डीएनए की जो अर्धसंरक्षित प्रकृति, जो मैसेल्सन एवं स्टॉल ने जो प्रयोग किया था, उसको दर्शाता है। क्योंकि जो एक रज्जुक है वो तो पैतृक से जाएगी और एक नवनिर्मित हो रही है, इसमें डीएनए की नई रज्जुक का निर्माण हो रहा है। इस वजह से इसको डीएनए की अर्धसंरक्षित प्रकृति भी कहा जाता है। फोर्थ में क्या होगा? जो फर्स्ट प्राइमर को हटा करके डीएनए की नई श्रृंखला का निर्माण करता है।
लाइगेज एंजाइम होता है जो लाइगेज एंजाइम होता है इन डीएनए खंडों को आपस में जोड़कर डीएनए की सतत श्रृंखला का निर्माण करता है। का स्टेप थर्ड तक पढ़ चुके थे। इसमें जो फोर्थ पॉइंट होता है, इसमें डीएनए पॉलीमेरेज फर्स्ट होता है, जो कि प्राइमर को लास्ट में इसकी जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, खंडों के रूप में डीएनए बन जाएगा। इसके बाद जो प्राइमर होता है उसको हटा देता है। ये कौन हटाता है? डीएनए पॉलीमेरेज फर्स्ट। और डीएनए होता है वो टुकड़ों के रूप में बनता है। जो टुकड़ों के रूप में डीएनए बना है, अपन को वो जोड़ना भी आवश्यक है। इस जोड़ने के लिए अपन को लाइगेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। जो लाइगेज एंजाइम होता है, जो डीएनए के जो खंड होते हैं, इन खंडों को आपस में जोड़ता है। फिर इसके बाद अपन का जो रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद जो ये फ्रॉक बना है अपन का वाई आकृति का, इस फ्रॉक के लिए 5' से 3' दिशा में गमन कर 5' से 3' दिशा में गमन दर्शाता है, जिससे कि जो इनके बीच में जो कुंडलन के लिए जो तनाव आया होता है, उस तनाव को कौन कम करता है? इस तनाव को टोपो आइसोमेरेज एक एंजाइम होता है, जो उनके बीच के तनाव को कम कर देता है और डीएनए की पहले जैसी आकृति हो जाती है, डबल हेलिकल मॉडल हो जाता है। इसमें टोपो आइसोमेरेज या गायरेज एंजाइम कम कर देता है। ये लास्ट का पॉइंट है। एंजाइम प्रयुक्त होता है, उसकी एफिशिएंसी क्या होती है? ये 2000 न्यूक्लियोटाइड का निर्माण पर सेकंड करता है। जो इसकी एरर होती है, वो एरर 1 बिलियन में से 1 एरर होती है, वो भी बहुत मुश्किल से कर पाता है। ये 2000 बेस पेयर्स न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है पर सेकंड। और इसमें डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमेरेज में कौन कौन से होते हैं? डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमेरेज फर्स्ट एंजाइम, सेकंड, थर्ड, ये तीनों होते हैं। ये डीएनए पॉलीमेरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमेरेज थर्ड होते हैं। ये प्रोकैरियोट्स में होते हैं जो। और अपन के यूकैरियोट्स में क्या होते हैं? यूकैरियोट्स में जो एंजाइम होते हैं वो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड बीटा होते हैं। ये किस में होते हैं? ये होते हैं यूकैरियोट्स में। रेप्लिकेशन के लिए आगे अपन कर लेते हैं। इसमें जैसे पूरा रेप्लिकेशन वाला हो गया था, इसमें ऐसे ऐसे होता है जो रेप्लिकेशन था। इसमें जैसे डीएनए की स्ट्रैंड है, इसमें ए टी जी सी टी जी सी ए टी जी सी ए कोई एक स्ट्रैंड है डीएनए की। इसमें अब इसका जो कोडोन होगा, जो कोडित होगी स्ट्रैंड, इसका रेप्लिकेशन होगा, उसमें क्या आएगा? ये स्ट्रैंड दूसरी है, ये 5' ये 3'। तो दूसरी स्ट्रैंड क्या बनेगी? 3' to 5'। अब इसमें क्या अपन ने पहले पढ़ा था, जो ए था वो टी से डबल बॉन्ड से जुड़ता है और जी था वो टी से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। ये मैंने ए जुड़ेगा टी से, टी जुड़ेगा ए से, जी जुड़ेगा सी से, सी जुड़ेगा जी से, टी जुड़ेगा ए से, जी जुड़ेगा सी से, सी जुड़ेगा जी से, ए टी से, ये टी से, ये ए से, ये सी से, ये जी से। अब ये डीएनए की नई स्ट्रैंड प्राप्त हो जाएगी,
क्योंकि ना इसका रेप्लिकेशन हुआ, इसका रेप्लिकेशन होगा तो फिर ये वाली स्ट्रैंड जो नई निर्मित होती है वो स्ट्रैंड वो हमको प्राप्त हो जाती है। ए टी से जुड़ता है, टी से किससे जुड़ता है, डबल बॉन्ड से, और जी जुड़ता है सी से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। अब इसमें जो ए जुड़ा है वो टी से इसके बीच में डबल बॉन्ड होगा, और जो 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 सी जुड़ा है सी जी से उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये डबल बॉन्ड वाला ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो कि स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं।